नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एसएससी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपने लास्ट बुक उसमें देखा था क्लास में, हम कहाँ तक मोहम्मद बिन तुगलक तक कर चुके थे। ठीक है, आज हम वहाँ से हिस्ट्री में आगे करने वाले हैं और आज हम दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कहाँ? मोरक्को कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। कब आया था? तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। किसके टाइम पर? किसके टाइम पर आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था और अपना दूत बनाकर कहाँ पर भेजा था? चाइना भेजा था, चीन भेजा था। ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? तो किताब इन पुस्तक हो जाएगी इनकी किताब उल रहला। कौन सी हो जाएगी? तो किताब उल रहला हो जाएगी। अब देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रमुख साम्राज्यों की स्थापना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ? कुछ साम्राज्य थे जिन्होंने क्या है खुद को स्वतंत्र कर लिया और अपने खुद के साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। जैसे कि 1336 ईस्वी में राय बंधुओं ने, हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। इन हरिहर और बुक्का के गुरु कौन थे? तो गुरु विद्याधर थे और राजधानी क्या रही विजयनगर साम्राज्य की? वो हम्पी रही। ठीक है, 1347 में क्या था? हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। किसकी? तो हसन गंगू द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक जिसको क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे एफएसटी। 1351 से 1388 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहता है। वास्तविक नाम क्या हो जाएगा इसका? तो वास्तविक नाम हो जाएगा कमलुद्दीन फिरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमालुद्दीन फिरोज हो जाएगा। इसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है। किसका अग्रगामी बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक को? तो सिकंदर लोदी और औरंगजेब का। सल्तनत काल का जयसिंह एवं अकबर कहा जाता है इसको। और क्या बोला जाता है? जयसिंह बोला जाता है और अकबर। के किसने किया था? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार हो जाएंगे इलियट से ने। किसने? इलियट ने कहा था। ठीक है, तो एफएसटी ने क्या किया? किसान कल्याण के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उनको तकाबी ऋण दिया गया था ना, उससे सबके ऋण को माफ कर दिया गया। जो किसानों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर तकाबी ऋण लिया था, उसे क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने? उसे सबको क्या कर दिया? सबको माफ कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं एफएसटी की कराधान एवं प्रशासनिक नीतियां क्या थी। तो इसकी कराधान की और प्रशासनिक नीतियां कौन कौन सी हो जाएंगी? सल्तनत काल के 24 पुराने कर समाप्त कर। जो सल्तनत काल में पिछले कई वर्षों से 24 कर चले आ रहे थे, 24 टैक्स जो थे, उनको क्या किया इसने? समाप्त कर कर 4 मुख्य कर लगाए। कैसे? कौन से? तो 4 मुख्य कर लगा दिए थे। कौन कौन से वो हो जाएंगे 4 मुख्य कर? तो ये वो 4 मुख्य कर हो जाएंगे। ठीक है, एक तो था खराज कर, ठीक है, भूमि कर के लिए, वो जिसे भूमि कर बोला जाता था। दूसरा था जकात, जो मुस्लिमों पर धार्मिक कर था। ये कितने परसेंट लिया जाता था? 2.5% लिया जाता था। और जजिया कर था, जजिया ब्राह्मणों पर भी लगाया गया। जजिया कर जो था, अभी तक के समय पर ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के आने के बाद क्या होता है कि जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगा दिया जाता है। और हिंदुओं को क्या कहा फिरोज शाह तुगलक ने? तो हिंदुओं को जिम्मी कहा। ठीक है, खुमस्कर क्या होता था? वो लूट का धन होता था। जो लुटेरे होते थे उस लूट का धन होता था। और कितना? 1/5 या 20% हम बोल देंगे। कितने परसेंट दिया जाता था? 20%। एक इसने क्या लगाया? जब नहरों का निर्माण करवाया था तो इसने सिंचाई कर लगाया, जिसको क्या हव ए सर्व कहा गया। जो उपज का 10% होता था खेतों में जो पानी दिया जाता है उसे सिंचाई कर बोलते हैं। ठीक है, इतलाक प्रथा क्या किया इसने? इतलाक प्रथा की शुरुआत की। किसकी? इतलाक प्रथा। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल होता था। क्या होता था ये? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसके समय को बोला जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक के समय को ही बोला जाता है। किसके? एफएसटी के समय को। इतलाक प्रथा क्या इसने जो थी, जैसे जमींदारी नहीं होती थी उस टाइप में ये शुरू कर दिया। ठीक, एकता प्रथा इसने क्या किया? जो एकता प्रथा थी जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था, इसने वो फिर से शुरू की और उसे वंशानुगत
बना दिया। यानी कि क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्टली उसे विरासत का सिद्धांत दे दिया गया। जैसे कि अगर मैं इसकी सेना में हूँ तो मुझे एक इक्ता प्रथा के अनुसार कुछ भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, जिस पे मेरी फैमिली वाले क्या करते थे, उस पे खेती करेंगे और उसे उपज जो होएगी उससे अपना खर्चा चलाएंगे, अपने परिवार को पाल लेंगे। तो इसने क्या, वो क्या होता था पहले कि अगर मैं सेना में हूँ तो तभी मिलेगा, लेकिन इसने क्या कर दिया, अगर मैं सेना में रहा तो मेरे बच्चे रहें या ना रहें, पर उनको वो जो उनके भूमि दी गई है वो उनकी विरासत हो जाएगी। इसके समय सर्वाधिक दास थे, क्या थे इसके समय, सर्वाधिक दास या गुलाम थे। इसने स्थायी सेना रखनी क्या कर दी, बंद कर दी। जो स्थायी सेना थी सबसे बड़ी किसके पास थी, अलाउद्दीन खिलजी के पास। लेकिन इसने नहीं किया ऐसा, इसने क्या कहा, इसने स्थायी सेना रखनी ही बंद कर दी कि भाई जरूरत है तो आ जाओ, ना है तो अपने घर चले जाओ। ठीक है। प्रमुख विभाग और निर्माण एवं सुधार कार्य क्या क्या थे इसके, इसने रोजगार दफ्तर खोला रोजगार के लिए। ठीक है। दीवान ए बंदगान खोला दासों की देखभाल के लिए, कि दास भाग तो नहीं रहे हैं, कुछ कुछ कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, इस टाइप का। ठीक है। अर्ज ए बंदगान बनाया दासों की भर्ती के लिए। दीवान ए खैरात बनाया दान और पुण्य हेतु, ये इसके विभाग थे। दीवान ए इतिहाक बनाया, दीवान ए इतिहाक विभाग बनाया जो एक पेंशन विभाग था। दीवान ए रिसालत विभाग बनाया जो लोक शिकायतों के लिए होता था। दीवान ए मुख्तक राज बनाया जो लगान वसूली के लिए होता था, किसके लिए, लगान वसूली के लिए होता था। इसके द्वारा बसाए गए प्रमुख नगर कौन कौन से हो जाएंगे, तो बसाए गए प्रमुख नगरों की श्रेणी में आ जाएगा फिरोजाबाद आ जाएगा, फिरोजशाह कोटला आ जाएगा, जौनपुर, सिराज ए हिंद कहा जाता था जिसे जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने बसाया था जौनपुर को, क्योंकि इसको मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां भी कहा जाता था। अन्य प्रतिबंधित कार्य थे, इसने कुछ कार्य थे जिन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। जैसे भित्ता चित्रकारी थी उस पर इसने उसे बंद करवाया। महिलाओं के पीर मजार जाने पर रोक लगा दी, गंगा स्नान पर रोक लगा दी। ठीक है। इनसे इन सारी चीज़ों पर क्या कर दिया था, इसने रोक लगा दी थी। साहित्य एवं स्थापत्य क्या क्या थे इसने, इसके काल में इसके काल में बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही लिखी थी। तो कौन था इसके समकालीन लेखक, तो बर्नी था जिसने क्या लिखी थी, तारीख ए फिरोजशाही लिखी थी। एफएसटी ने अपनी आत्मकथा फुतुआत ए फिरोजशाही फारसी भाषा में लिखी, कैसे में लिखी, तो फारसी भाषा में लिखी और संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया। चांदी का ससगनी सिक्के चलवाए इसने फिरोजशाह तुगलक ने। अशोक स्तंभ, जो अशोक के स्तंभ थे, एक तो टोपरा हरियाणा में था और दूसरा मेरठ यूपी में था। इन दोनों स्तंभों को कहाँ लेकर आया, तो ये दिल्ली लेकर आया। 1360 में इसने क्या, कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था, तो वो करवाया था किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक में उसने ऐबक ने, उसे पूर्ण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। उसकी 1360 में बिजली गिरने और भूकंपों की वजह से उसमें थोड़ी दरारें आ गई थी या जो भी हुआ था, उसमें उसकी मरम्मत किसने करवाई, तो 1360 ईस्वी में करवाता है फिरोज शाह तुगलक। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद के शासक कौन कौन थे। इनसे कुछ खास क्वेश्चन बनता तो नहीं है, पर एक बार नजर मार लेते हैं। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह हो जाएगा 1388 में। गयासुद्दीन तुगलक शाह हो जाएगा 1388 से 89 तक। अबू बकर शाह हो जाएगा 1389 से 90। नसरुद्दीन महमूद शाह हो जाएगा 1390 से 94। अलाउद्दीन सिकंदर शाह हो जाएगा हुमायूं 1394 से 95। नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा जो अंतिम शासक था 1395 से 1414 तक। विशेष तथ्य क्या हो जाएंगे, 1398 में तैमूर लंग, जो कौन था, एक मंगोल था, तैमूर लंग का आक्रमण नसरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। कब, तो 1398 में होता है तैमूर लंग का अटैक, किसके समय, तो नसरुद्दीन महमूद के समय पर होता है। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ। आगे देख लेंगे सैयद वंश। तो सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक का हो जाएगा, तो 1414 से 1451 तक हो जाएगा। कब तक, 1414 से 1451 ईस्वी तक रहते हैं ये। ठीक है। संस्थापक कौन थे इसके, तो संस्थापक खिज्र खां हो जाएंगे जो 1414 से 1421 तक रहे। कितने सालों तक रहे ये 7 सालों तक गद्दी पर रहे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद उपाधि क्या थी इसकी, तो रैयत ए आला उपाधि किसकी हो जाएगी, खिज्र खां की हो जाएगी। इसने क्या किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो बोल देंगे कि नहीं की थी। इसके बाद कौन आ जाता है, खिज्र खां के बाद मुबारक शाह आता है
1421 से 1434 ईस्वी तक। ठीक है, दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि या लेखक, लेखक कौन थे? यमीन याह्या बिन सरहिंदी थे। इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? तो तारीख ए मुबारक शाही लिखी गई थी। तो कौन हो जाएंगे? सरहिंदी हो जाएंगे। किसके? मुबारक शाह के दरबारी लेखक। और पुस्तक क्या हो जाएगी उनकी? तारीख ए मुबारक शाही हो जाएगी। ठीक है, कश्मीर का अकबर किसे? जैनालुद्दीन जैन जैन उल आबदीन को कहा जाता है। किसको? इसको ही क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं अब हम लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में देखेंगे। तो लोधी वंश का समयकाल कब तक था? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश, जो आपको पता होगा बलबन ने अफगान बुलाए थे लौह एवं रक्त नीति, जो लुटेरों के खिलाफ, जो ये लुटेरे होते थे मेवाड़ क्षेत्र की तरफ, वहाँ पर व्यापारियों को आते जाते लूट लिया जाता था, तो उनसे लड़ने के लिए अफगान बुलाए थे। ठीक है, तो ये वही अफगान थे जिन्होंने 1451 में क्या किया? लोधी वंश की स्थापना कर दी थी। दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश हो जाएगा। कैसा? तो दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक। संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो बहलोल लोधी हो जाएंगे। किस जाति से थे? तो गिलजाई अफगान जाति से संबंध था इनका। ठीक है, शासनकाल क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका हो जाएगा? तो बहलोल लोधी का हो जाएगा। कितने वर्ष? तो 38 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, राज्याभिषेक बहलोल लोधी का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। ठीक, और 2 बार राज्य अभिषेक दिल्ली सल्तनत में किस किस का हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, और बहलोल लोधी का भी 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, विशेषता क्या हो जाएगी? यह राजा यह राजा दरी कालीन पर बैठकर शासन करता था। तो ये क्या करता था? बहलोल लोधी ये एक दरी पर बैठकर शासन करता था, और सरदारों का बहुत सम्मान करता था। ठीक है, तो ये तख्त पर नहीं बैठता था, ये क्या किस पर बैठता था? दरी बिछाता था, उस दरी पर बैठकर ये ना शासन करता था। उत्तर उत्तर अधिकार, यह चाहता था कि इसका बड़ा बेटा बारबक शाह गद्दी पर बैठे। कौन? बरबक साहब गद्दी पर बैठे। कौन चाहता था? बहलोल लोधी इस बात को चाहता था। लेकिन क्या होता है, जैसा चाहते हैं ऐसा थोड़ी होता है। तो बैठता कौन है? सिकंदर लोधी आता है 1489 से 1517 तक। ठीक है, और किसको? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। कब? 1504 में आगरा नगर को बसाया गया था। ठीक, राजधानी क्या बनाई इसने? राजधानी होगी इसकी 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। धार्मिक एवं सामाजिक नियम और प्रतिबंध क्या क्या लगाए इसने? तो इसने मुहर्रम पर ताजिया निकलने पर रोक लगा दी। ठीक है, स्त्रियों के मजार जाने पर तथा गंगा यमुना स्नान पर भी इसने रोक लगा दी। ठीक है, मथुरा एवं ज्वालामुखी मंदिर तोड़ा। मथुरा में जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको इसने तुड़वाया। किसने? सिकंदर लोधी ने। भूमि नाप के लिए इसने क्या रखा? तो गज ए सिकंदरी रखा था, लागू किया। 30 इंच का पैमाना था। ये कैसा था? ये 30 इंच का पैमाना होता था। ठीक है, रचना क्या थी? तो ये किस नाम से? तो गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। तो ये जो सिकंदर लोधी था ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके वजीर कौन थे? मियाँ भुइया हो जाएंगे। मियाँ भुइया ने दिल्ली में मोठ मस्जिद या दाल मस्जिद बनवाई। कब? 1505 ईस्वी में। किसमें? 1505 ईस्वी में। मियाँ भुइया की रचना कौन हो जाएंगी? फरहंग ए सिकंदरी। और क्या हो जाएगी? तिब्बत ए सिकंदरी किसकी रचना है? तो मियाँ भुइया की हो जाएंगी। अन्य तथ्य क्या हो जाएंगे किसके? सिकंदर लोधी के बारे में। तो ये क्या दाढ़ी नहीं रखता था। मकबरा कहाँ पर हो जाएगा इसका? दिल्ली में हो जाएगा। मृत्यु गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सिकंदर लोधी के समकालीन कौन? सिकंदर लोधी के समकालीन प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे? कबीरदास हो जाएंगे, गुरु नानक देव हो जाएंगे, और राणा सांगा। ये मतलब सिकंदर लोधी के समकालीन सबसे प्रसिद्ध जो थे कौन? तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कौन कौन? कबीरदास हो जाएंगे, गुरु नानक देव हो जाएंगे, और राणा सांगा हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक हो जाएगा। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक इसका शासन किया इसने। स्थिति कहाँ थी? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। किसका? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। 1518 में
किस कहाँ का, तो खतौली का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा के बीच। ये एक अनिर्णायक युद्ध था। राणा सांगा की, इसमें माना जाता है कि राणा सांगा की विजय हुई थी। ठीक है। अब क्या होता है, प्रथम पानीपत का युद्ध होता है। बाबर बाबर आता है यहाँ पर, और प्रथम पानीपत का युद्ध होता है कब, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। जिसका निमंत्रण किसने दिया था, तो पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी तथा आलम खां ने बाबर को आमंत्रित किया था। ये कौन थे इसके, दौलत खां लोधी इसके चाचा ही थे, जिन्होंने किसको, तो बाबर को आमंत्रित किया था। युद्ध किस किसके बीच में हुआ, इब्राहिम लोधी और वर्सेस में कौन था, खिलाफ कौन था, बाबर था। परिणाम क्या आता है युद्ध का, बाबर की विजय हुई और दिल्ली सल्तनत का अंतिम तथा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ऐतिहासिक तथ्य क्या हो जाएंगे, यह भूमि में मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। कौन, इब्राहिम लोदी था। ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम, अब आ जाता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य कब से कब तक हो जाएगा, तो 1526 से 1857 तक क्या हो जाएगा, तो मुगल साम्राज्य हो जाएगा। जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। हाँ, एक मिनट, जो 1521 से 1526 से 1857 तक हो जाएगा। लेकिन बीच में क्या होता है, इसमें बीच में आ जाता है, कभी बीच में आएगा इसमें कौन सा, तो जिसका शेरशाह सूरी ने किस वंश की स्थापना कर दी थी, तो इस शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, कब कर दी थी, तो 1540 में कर दी थी। ठीक है, सूरवंश की स्थापना। फिर क्या होता है, 1540 से और 1500 कब तक, 55 तक सूरवंश चलता है, ये 15 साल। ठीक है, तो उस 15 साल को हम इसमें से निकाल देते हैं, तो मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड निकल के आ जाता है। तो संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक बाबर थे। बाबर का जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1483 में। कहाँ, फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। पिता की तरफ से, पिता कौन थे इसके, उमर शेख मिर्जा थे। पिता की तरफ से जो इनकी पांचवी पीढ़ी थी वो किससे, तैमूर लंग से संबंधित थी। और माता की तरफ से पीढ़ी जो थी, 14वीं पीढ़ी थी माता की तरफ से, किससे, चंगेज खान से संबंधित थी। किसकी, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, बाबर की। ठीक। अब आ जाते हैं समरकंद विजय। समरकंद विजय, बाबर ने 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता। भारत पर पहला आक्रमण 1518 से 19 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ। लाहौर को कब जीता इसने, तो 1524 ईस्वी में इसने लाहौर को भी जीत लिया था। बाबर के बाबर के जो है प्रमुख बाबर के 4 प्रमुख युद्ध हो जाएंगे। कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें प्रतिद्वंदी कौन थे, इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत थे। वर्सेस में बाबर, दौलत खां लोदी जो पंजाब का गवर्नर था, और आलम खां लोदी हो जाएगा। विशेष नीतियां क्या अपनाई थी इसमें बाबर ने, तो इसने तुगलुमा नीति और रोमी या उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। तोपखाना, इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। भारत के अंदर जो पहली बार तोपों का यूज हुआ था वो पानीपत के युद्ध में ही हुआ था। तोपों का संचालन कौन कर रहे थे, उस्ताद कुली खां। और बंदूकों का संचालन कौन कर रहे थे, मुस्तफा कर रहे थे। इस युद्ध के बाद इसने उपाधि क्या ली, इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर यानी कि दान करने वाले की उपाधि धारण की थी। किसकी, तो दान करने वाले की उपाधि कलंदर धारण इसने की थी। अब आ जाता है ट्रिक, याद करते हैं इससे, पान खा चल घर। पान से पानीपत, खा से खानवा, चल से चंदेरी हो जाएगा, घर से घाघरा घाघरा का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, खानवा का युद्ध कब से कब तक हो जाएगा, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, सॉरी, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1527 में लड़ा गया। प्रतिद्वंदी कौन था, तो बाबर थे। और बाबर के अपोजिट में कौन थे, राणा सांगा थे। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक थे। और प्लस इनके साथ कौन थे, आलम खां थे और दौलत खां थे। जो पहले बाबर के साथ लड़े अब वही हो जाएंगे। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, उपाधि क्या, इस युद्ध के बाद इसने किसकी, गाजी की उपाधि धारण कर ली थी, किसने, बाबर ने। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था, 1528 में। प्रतिद्वंदी कौन थे, बाबर वर्सेस मैदनी राय थे। शासनकाल मैदनी राय का कब से, 1505 से 1528 तक हो जाएगा, क्योंकि 28 में ये हार गए थे, किससे, बाबर से। अब आते हैं घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ, 1529 में हुआ।
प्रतिद्वंदी कौन थे? बाबर और महमूद लोदी और शेर शाह सूरी प्लस नुसरत शाह हो जाएंगे बाबर के खिलाफ। विशेषता क्या हो जाएगी इस युद्ध की? यह जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। तो ये जो था हमारा कौन सा घाघरा का युद्ध, ये जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। बाबर की आत्मकथा एवं शासनकाल। बाबर बाबर का शासनकाल कब से कब तक? 1526 से 1530 तक रहा। आत्मकथा क्या है? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा हो जाएगी। मूल भाषा क्या थी इसकी? तो चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी। विशेषता क्या थी? मुगल काल का आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक था। मुगल काल में आत्मकथा लिखने वाला ये पहला शासक हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने अपनी आत्मकथा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को प्रसिद्ध एक सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। जो इसकी तुजुक ए बाबरी है उसमें किसका जिक्र मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय का जिक्र मिलता है। ठीक है। इसकी जो वो बुक है उसमें राज्यों का वर्णन, 7 कुल राज्य कितने बताए गए हैं? 7 बताए गए हैं। जिसमें मुस्लिम राज्य कौन कितने थे? तो 5 थे। कौन से? दिल्ली, मालवा, बंगाल, बहामनी और गुजरात हो जाएगा। और हिंदू राज्य कौन थे? तो 2 ही थे, मेवाड़ था और विजयनगर था। मेवाड़ से कौन संबंधित थे? तो राणा सांगा संबंधित थे। बाबर नामे का अनुवाद, फारसी में अनुवाद सबसे पहले किसने? प्यादा खां ने किया। उसके तत्पश्चात अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लीडन और एरकिन एरिस्किन ने किया था। किसने? एरिस्किन ने किया था। ठीक है। बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? पहले आरामबाग आगरा में, बाद में कहाँ? काबुल अफगानिस्तान में ले जाया गया। बचपन का नाम क्या हो जाएगा इसका? जिहारुद्दीन हो जाएगा। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। ठीक है। उत्तराधिकार हुमायूं का शासनकाल कब से? 1530 से 40 और 55 से 56 हो जाएगा। बाबर के बाद कौन आता है? तो बाबर के बाद आ जाएगा कौन? हुमायूं। तो हुमायूं को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है।